राजधानी एक्सप्रेस भाग 6। वही सुबह के 5 बजे तक पंकज को लेकर कोटा पुलिस आगरा के स्टेशन पर उतरी। एसआई राजन भागव ने एक पल की भी देरी नहीं की उसे अपनी कस्टडी में लेने में। पंकज को दूसरे कमरे में ले जाया गया। पहले हमारा इरादा पंकज से अकेले में पूछताछ करना था, उसके बाद दोनों से एक साथ पूछताछ करने का था। हाँ तो पंकज बेटा, बहुत खेल ली तुमने आंख में चोली। अब जल्दी से बोलो, वो दोनों लड़कियों को कहाँ गायब किया है तुमने? राजन ने पंकज की आंखों में आंख डालकर पूछा। सर, मेरे साथ तो कोई भी लड़की नहीं थी। आप किन लड़कियों की बात कर रहे हो? पंकज ने ढीठ स्वर में कहा। बेटा, अभी भी प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे, नहीं तो मेरी मार के बाद तो मुर्दे भी उठकर बोलने लग जाते हैं। राजन ने गुस्से में बाल पकड़कर पंकज को झिझोड़ते हुए बोला। सर, मैं सच ही बोल रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई लड़की नहीं थी। मुझे तो पुलिस ने अकेला ही पकड़ा है। पंकज अभी भी सच नहीं बोल रहा था। तभी राजन ने अपने बूट की एक ठोकर पंकज की पसलियों में मारी, जिसके पड़ते ही पंकज बिलबिला उठा। बता साले, वरना आज तेरी मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। राजन बहुत गुस्से में था। सर, कसम खाकर बोल रहा हूँ, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। पंकज अभी भी वही बात बोल रहा था। अच्छा, तेरे साथ लड़की नहीं थी? तो तुम लोग ने उन दोनों को किन के हवाले किया है, वो बता। इस बार मैंने पंकज से पूछा। सर, हम क्यों किसी के हवाले करेंगे? उन दोनों के तो बहुत सारे लफड़े हैं, उन सब से पूछो ना। पंकज शायद अब हमें भटकाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि तुम दोनों उन लड़कियों को किसी को बेचने वाले थे। सच बोलो पंकज, आज तुम दोनों की वजह से उन दोनों लड़कियों की जिंदगी खतरे में है। मैंने पंकज को समझाते हुए कहा। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, दोनों लड़कियाँ कहीं और गई होगी, वो मेरे साथ नहीं थी। पंकज ने एक ही बात को शायद तोते की तरह रटा हुआ था। तेरे पार्टनर रुपेश ने सारी सच्चाई उगल दी है बेटा। अब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। लड़कियों को मुंबई ले जाकर उनके साथ कुछ गलत करने वाले थे। अब तू ये बता, फरीदाबाद के बाद तूने उन लड़कियों के साथ क्या किया? सर, रुपेश झूठ बोल रहा है, वो मुझे फंसाना चाहता है सर, वो मुझसे बदला ले रहा है सर। पंकज कोई पक्का खिलाड़ी लग रहा था। वो तुझे क्यों फंसाएगा? तू तो उसका जिगरी यार है, फिर वो तुझे क्यों फंसाएगा? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड अंजलि ने उसे ही धोखा दे दिया था, तो इसका जिम्मेदार वो मुझे मानता है। पंकज ने अब नई कहानी सुनाई। राजन सर, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है और हमारा ध्यान भटकाने के लिए नई नई कहानियां सुना रहा है। मैंने राजन जी को बोला। इसकी कहानियां तो मैं ऐसी सुनूंगा कि किसी और को कोई कहानी सुनाने के लायक नहीं रहेगा। ये बोलकर राजन भागव पंकज के ऊपर टूट पड़े। अब चौकी में से पंकज की चीखें गूंज रही थी। उसकी चीखें सुनकर साथ वाली हवालत में रुपेश की पेट भी शायद गीली हो गई थी। आपका सेवक पंकज को पीटता हुआ छोड़कर राजन के कमरे में आकर बैठ गया था। अभी मैं कुछ सोचने की हालत में भी नहीं था, क्योंकि 2 दिन से सफर में होने से नींद सही से पूरी नहीं हुई थी। सुबह के 6 बज चुके थे। आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं अभी सो नहीं सकता था। अभी नींद के साथ मेरी सोने और नहीं सोने की जद्दोजहद चल रही थी कि मेरे मोबाइल के बजने वाले पुलिस सायरन की आवाज ने एक झोंके में मेरी पूरी नींद को उड़ा दिया। फोन मेरे मुखबिर का था। अनुज सर, आपके पंछी दिल्ली में देखे गए हैं, लेकिन वो उस कबूतर के साथ नहीं थे जिसकी पिक्चर आपने भेजी थी। मुखबिर ने दिल को राहत देने वाली खबर सुनाई। कबूतर तो हमारे पिंजरे में आ चुका है। तुम ये बताओ, पंछी कहाँ है इस समय? मैंने मुखबिर से फिर पूछा। ये एक इंटरनेशनल रैकेट है सर। यहाँ से लड़कियों को 15 से 20 की तादाद में इकट्ठा किया जाता है और फिर किसी म्यूजिकल ग्रुप के नाम पर देश से बाहर ले जाया जाता है और वहाँ जाकर इन लड़कियों को धंधे में धकेल दिया जाता है। मुखबिर मेरे अंदाजे को ही सही ठहरा रहा था। ऐसे छोटे शहरों से लड़कियों को बरगलाना आसान होता है। फिल्मों में हीरोइन बनाने के नाम पर या किसी डांस कंपटीशन के नाम पर ऐसा धंधा चलाना आसान हो गया था। दिल्ली में इन लड़कियों को रखा कहाँ जाता है?
इनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी है तुम्हें? मैंने मुखबिर से पूछा। नहीं, अभी इनके ठिकाने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्हें रखा किन्हीं पास इलाके में ही रखा जाता है, क्योंकि इन लड़कियों में लोगों को एक दूसरे से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, इसलिए ऐसे लोगों को उन इलाके में काम करना ज़्यादा आसान रहता है। मुखबिर मेरा ज्ञानवर्धन कर रहा था। मतलब लड़कियां अभी तक सुरक्षित हैं, ये तो पक्का है। अब उनके ठिकाने की तलाश करो, इधर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अभी उन दोनों लड़कों का रिमांड चल रहा है। ले लो उनका रिमांड, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाओगे उन दोनों से, क्योंकि असली लोगों तक इन लोगों की पहुंच नहीं होती। एक दो छोटे मोटे प्यादों को ये पकड़वा देंगे, और वो भी तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि ये उनका रोज का काम है। मुखबिर सही बोल रहा था। फिर उन लड़कियों का पता कैसे चलेगा? मैंने मूर्खता भरा सवाल अपने मुखबिर से किया। अरे अनुज भाई, लगता है अभी भी नींद में हो जो ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। आप तो खुद गुरु हो मेरे, मैं कैसे बताऊं कि लड़कियों का पता कैसे चलेगा? उधर से मुखबिर हंसते हुए बोला। चल ठीक है, जैसे ही तुझे कुछ और पता चले मुझे फौरन बताना। ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। लगता है पंकज ने उन लड़कियों को फरीदाबाद के स्टेशन पर ही किसी और के सुपुर्द कर दिया था, तभी लड़कियों को दिल्ली में देखा गया था। दोनों लड़कियां देह व्यापार के इंटरनेशनल गिरोह में हाथों में पड़ चुकी थी। इन लोगों के तार बहुत ऊंचे लोगों तक जुड़े होते हैं, और कोई न कोई सफेद पोशी इन गिरोह की संचालित कर रहा होता है। इतना आसान नहीं था उन लोगों तक पहुंचना। अंदर से पंकज की चीखों का अनाबंद हो गया था। शायद पिटाई खाते खाते वो बेहोश हो गया था। तभी पसीने में नहाए हुए एसआई राजन ने कमरे से कदम रखा। साला बहुत सख्त जान है, कुछ बता के राजी नहीं है। पिटते हुए 2 बार बेहोश हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बता नहीं रहा है। राजन ने कुर्सी पर ढेर होते हुए कहा। वो ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि लड़कियां इन लोगों से एक देह व्यापार के इंटरनेशनल गिरोह के हवाले कर दी हैं। मैंने राजन को बताते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? राजन ने सवालिया तरीके से मेरी ओर देखा। अभी मेरे मुखबिर का फोन आया है, उसने बताया है कि लड़कियों को दिल्ली में देखा गया है, लेकिन अभी वो उनके ठिकानों के ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने सूत्रों का खुलासा करते हुए कहा। तुम तो बिल्कुल पुलिस की तरह ही काम करते हो, कभी पुलिस में भर्ती होने को क्यों नहीं सोचा? अब तक तो ऐसे भी इत्यादि बन चुके होते। राजन ने प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा। मुझे आज़ादी पसंद है सर, मैं किसी बंधन में बंधकर काम नहीं कर सकता, इसलिए किसी नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं किया। आज अपने धंधे में मैंने 3 लोगों को रोजगार दिया हुआ है, मैंने गर्व से राजन को बताया। तुम्हारे जैसी सोच हर किसी की हो जाए तो कम से कम ये नौकरियों की मारामारी तो खत्म हो जाए। मेरी बात पर राजन ने हंसते हुए कहा। धीरे धीरे ये सोच सभी को बनानी पड़ेगी, क्योंकि देश में सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, वो सारे देश को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। हम बातों बातों में अंजलि और शिवानी को भूलकर देश की बेरोजगारी पर चर्चा में खो गए थे। सर, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग किन किन रास्ते से होती है? मैंने राजन भार्गव से जानना चाहा। हिंदुस्तान से तो बहुत रास्ते हैं अनुज। नेपाल बांग्लादेश की सीमा तो स्वर्ग है इन लोगों के लिए। इसके अलावा मुंबई के रास्ते भी, समुंदर के रास्ते इन्हें ले जाया जाता है। और फिर आजकल तो भारत में ही खरीदारों की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़े पैमानों पर ये धंधा, राजन ने बताया। मेरे मुखबिर के मुताबिक इन दोनों लड़कियों को भारत से बाहर ले जाया सकता है। उन्हें बाहर जाने से कैसे रोके सर? मैंने अपनी चिंता से राजन भार्गव को अवगत कराया। चिंता मत करो, जब एक रात में इस केस में हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो लड़कियों तक भी जरूर पहुँचेगी अनुज। भार्गव ने मेरी हौसला अफजाई की। उसे इतना क्यों मारा कि वो बेहोश ही हो जाए? उसे होश में तो लाओ, कहीं हिरासत में कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे राजन सर। मुझे अचानक पंकज की याद आई, क्योंकि उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। देखता हूँ साले को, ये बोलकर राजन अंदर चला गया। मैं रुपेश के पास आया। वो बोझिल आंखों से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवालात के नंगे फर्श पर जिसको नींद आती है, मैंने उसे उस
हल्की नींद से उसे जगाया। पंकज पकड़ा गया है, लेकिन उसके साथ लड़कियां नहीं मिली। सच सच बता, लड़कियों के साथ किया क्या तुमने? अगर लड़कियां नहीं मिली तो दोनों को लड़कियों के मर्डर के चार्ज में पूरी उम्र जेल में सड़ा दूंगा। मैं रुपेश को डराया। सर सच बोल रहा हूँ, मेरे साथ तो पंकज ने ही प्रोग्राम बनाया था कि हम मुंबई पहुंचकर इन्हें कमाठीपुरा के कोठों पर बेच देंगे। फिर पता नहीं इसने क्या किया। मैं तो तब से आपके साथ ही हूँ। रुपेश ने मासूम बनने की कोशिश की। लेकिन हमें तो शक है कि तुम लोगों ने उन दोनों लड़कियों को मारकर कहीं ठिकाने लगा दिया है। तुम पर यही चार्ज लगाकर आज कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद जमानत प्यामानत तुम तो भूल ही जाओ बेटा। मैं रुपेश की हवा बिल्कुल टाइट कर देना चाहता था। सर, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। रुपेश गिड़गिड़ा रहा था। तभी राजन पंकज को भी उसी हवालात में ले आया। ये तो बोल रहा है कि तूने इसे फंसाने के लिए ये सारी प्लानिंग की है। इसमें इसका कोई हाथ नहीं है? राजन ने रुपेश की ओर देखते हुए कहा। सर, ये कमीना झूठ बोल रहा है। इसी कमीने ने कुछ किया होगा। इसे छोड़ना मत सर। रुपेश बदहवास सा बोल रहा था। मैंने राजन जी को इशारा किया कि वो पंकज को अभी बाहर ले जाए, क्योंकि मुझे रुपेश से इस केस की सबसे कमजोर कड़ी लग रहा था। मुझे उसी के टूटने की उम्मीद थी। देखा रुपेश, तुम अच्छे घर के लड़के हो। ये पंकज तो मुझे शकल से ही गुंडा और आवारा लगता है। तुम्हारे सामने अभी पूरी लाइफ पड़ी है, पूरा कैरियर पड़ा है। तुम कहाँ इतनी छोटी सी उम्र में इन लड़कियों को इतने खतरनाक चक्कर में पड़ गए। मैंने रुपेश से हमदर्दी जताते हुए कहा। सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये दोनों लड़कियां हम पर शादी करने का दबाव बना रही थी, क्योंकि अंजलि प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं तो बस अंजलि से पीछा छुड़ाना चाहता था। ये मुंबई जाने की और वहाँ इन लड़कियों को कोठों पर बेच देने की सारी प्लानिंग इसी की थी। रुपेश ने जरा सी हमदर्दी पाते ही अपनी सफाई दी। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्यों इनके चक्कर में पीस रहे हो। देखो, तुम अगर मुझे सब सही सही बता दोगे तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगा, जिससे तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सकोगे। मैंने रुपेश के सामने लॉलीपॉप फेंका। सर, आप सच बोल रहे हो ना? बाद में मुकरोगे तो नहीं? रुपेश के संशय भरे स्वर में पूछा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो बोलता हूँ वही करता हूँ। मैं दूसरे साहब की तरह किसी के साथ मारामारी भी नहीं करता। मेरा मानना है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। मैंने चिड़िया के आगे दाना फेंका और आखिरकार चिड़िया ने दाना चुग ही लिया। उसके बाद रुपेश ने जो बताया उससे आपके इस खाकसार की भी रूह कांप गई। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल रोजू द स्टोरी टेलर के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली भाग मैं कल ही अपलोड करूँगी। धन्यवाद।